Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Civil Orbit. Today we are going to discuss about traditionally built constructions. In earlier videos we discussed about the seismic provision of strengthening the retrofitting provision in the traditionally built construction. We discussed about the retrofitting, repair and restoration, and IS design codes specifications about the strengthening of building to provide resistance against earthquake. So start the video discussed about what traditionally built construction is. A recent earthquake in India have clearly indicated that the maximum loss during and after earthquake is borne by common man. Majority of the houses constructed by the common man cross under non-engineered construction, or popularly called as traditionally construction, which is the major cause of failure during moderate to severe earthquake. तो जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके बेस पे हमने ये जानकारी जो हमें मिली है वो ये है कि जो नॉन इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन है या जो हमारी ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन है ये सबसे बड़ा कॉज रही है अर्थक्वेक में मेजर लॉस का. इसकी वजह से ही क्या है जो पास्ट जो हमारा एक्सपीरियंस है इसकी वजह से ही हमने सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है. तो ये कंस्ट्रक्शंस की क्या है हमारे पास दो फॉर्मेशन है. कौन कौन सी फॉर्मेशन है? दैट इज फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन एंड बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन. तो फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन में क्या है? अ टिपिकल आरसीसी बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल मेंबर्स resisting upon vertical members, column and the wall, which are supported on the foundation resting on ground. The system comprising of the series of the beams connected to column are called RCC frame. तो RCC फ्रेम में जो हमारी कंस्ट्रक्शन है फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन की वो किस तरह से वर्क करती है? जो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हमारे हैं बीम और स्लैब, ये हमारे किस पे रेस्ट करते हैं? ये रेस्ट करते हैं वर्टिकल मेंबर से. वर्टिकल मेंबर्स हैं हमारे कॉलम और वॉल, और कॉलम और वॉल को अब जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है दैट इज फाउंडेशन. फाउंडेशन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, या जो भी हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं. फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ बिल्डिंग दैट इज प्रोवाइडेड बिलो द ग्राउंड लेवल. फाउंडेशन हमारा वो पार्ट है जो क्या है बिल्डिंग के नीचे रेस्ट करता है. ये हमें जो हमारी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करता है. जो अगर हमारी फाउंडेशन जो है स्ट्रांग होगी तभी हमारे स्ट्रक्चर के लोड को कैरी कर पाएगी. फाउंडेशन का जो वर्क है वो क्या है? इट टेक द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर हमारा वो स्ट्रक्चर है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया गया है. जो बिलो द फाउंडेशन को हम क्या है सबस्ट्रक्चर भी कहते हैं. जो बिलो द ग्राउंड है दैट इज सबस्ट्रक्चर. तो जो कंस्ट्रक्शन हमारी जो हमारा स्ट्रक्चर है अबव द ग्राउंड लेवल कंस्ट्रक्ट किया गया है, फाउंडेशन उसके लोड को कैरी करती है और यूनिफॉर्मली जो सॉइल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो फाउंडेशन हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. तो इसी तरह से क्या है जो हमारा फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स क्या है रेस्ट करते हैं वर्टिकल मेंबर पे. वर्टिकल मेंबर जो है वो किसकी सपोर्ट से फाउंडेशन पे जो है अपना लोड ट्रांसफ़र करते हैं, और फाउंडेशन का जो काम है वो यूनिफॉर्मली अपने लोड को ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है. द सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ सीरीज, इसमें क्या है बीम्स की एक सीरीज वर्क करती है दैट इज नोन एज आरसीसी फ्रेम. Mostly framed construction is preferred in multi-storied building because during earthquake the ground movement take place and as a result the complete structure shake, and it required that the building should vibrate as a single unit, which can be made possible through this type of construction only. हम क्या है जनरली मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन को प्रेफर करते हैं. इसका क्या रीज़न है? सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो इसमें क्या है ये एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करता है. अगर इसमें शेकिंग हो रही है तो हमारी जो बिल्डिंग है वो क्या है इसमें जो वाइब्रेशन होगी वो एज अ सिंगल यूनिट होगी, जो अर्थक्वेक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है.
और ऐसा सिर्फ फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन में ही पॉसिबल है। जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, एज अ सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन। बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन may consist of either prefabricated or in situ masonry wall along both the axes of the building. The walls support vertical loads and also act as a shear wall for horizontal loads acting during earthquake. Traditionally constructed brick masonry houses falls under this category. तो जो हमारा बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन है, बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन क्या कंसिस्ट करता है, इसमें एक हमारा क्या है, प्री फैब्रिकेटेड या कास्ट इन मैसनरी वॉल है जो क्या है, बॉक्स के अराउंड है। ये एक स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम भी हो रही होगी। इसमें क्या है, हम एक मैसनरी वॉल के कंपोनेंट शो कर रहे हैं। ये हमारी वॉल्स है। नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉल को। नंबर 2 हमारा पॉइंट इंडिकेट करता है रूफ को। नंबर 3 इज फाउंडेशन एंड नंबर 4 इज ओपनिंग। द वॉल सपोर्ट वर्टिकल लोड एंड ऑल्सो एक्ट एज अ shear wall for horizontal loads acting during earthquake. Traditionally constructed brick masonry houses fall under this category. तो ये हमारी क्या है, जो हमें ये डायग्राम शो हो रही है कि ये क्या है, हमारी डायरेक्शन ऑफ अर्थक्वेक शेकिंग। यहाँ पे जो हमें ये लास्ट में डायग्राम शो हो रही है, इसमें क्या है कि ड्यू टू ट्रॉपलिंग हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, फेलर आ गया है। तो इसमें जो अबव ये हमें जो डायग्राम है ये क्या शो करता है, दैट वॉल इज पुश्ड इन प्लेन ऑफ wall due to earthquake forces, then it is strong. But when wall is pushed perpendicular to the plane of the masonry wall, it topples down, which is harmful. तो जब तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो अर्थक्वेक फोर्सेस है ये क्या है, ये पुश किए जाते हैं इन द प्लेन ऑफ अ वॉल, तब ये हमारे लिए सूटेबल है। बट जब क्या है, जो हमारी वॉल है दैट इज पुश्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैसनरी, इसमें क्या है, टॉपलिंग बन जाती है जो हमारे लिए हार्मफुल है। इससे हमारा स्ट्रक्चर क्या है, 100% इसमें फेलर आएगा ही। नेक्स्ट क्या है, अब हमारी ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन की क्या रिकमेंडेशंस है। जो हमारा IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 4326, वो हमें क्या रिकमेंड करना है, हमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। In this type of construction, brick with cement mortar are mostly used to connect buildings. Brick masonry constructed over strip footing takes the shape of a box consisting of 3 components, that is foundation, wall and roof. Masonry buildings are brittle structure and are most vulnerable to earthquake damage under strong earthquake motions. Large number of the casualties take place due to failure of brick masonry construction as it have low tensile strength. Thus, it is important to improve the seismic behavior of such masonry buildings. तो जो हमारा टाइप है कंस्ट्रक्शन वर्क का, जिसमें हम क्या है, ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन वर्क है, सीमेंट मोर्टार के साथ यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो हमारी शेप है बॉक्स की, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, मेनली ये कंसिस्ट करता है हमारा फाउंडेशन को, वॉल को और रूफ को। तो अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है जब हम क्या है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द सिस्मिक बिहेवियर ऑफ सच बिल्डिंग। ऐसी जो बिल्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें अगर हमें क्या है सिस्मिक बिहेवियर को इम्प्रूव करना है, बिहेवियर अगेंस्ट अर्थक्वेक, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं। ग्राउंड वाइब्रेशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक कॉज इनर्शिया फोर्सेस टू डेवलप विच ट्रेवल्स फ्रॉम रूफ लेवल टू फाउंडेशन थ्रू द मीडियम कॉल्ड वॉल्स. Out of the 3 components of a box type construction, that is roof, wall and foundation, the walls are mostly likely to get damaged because of the horizontal forces. तो सबसे पहले क्या है हमारा जो पॉइंट है कि जो हमारी ग्राउंड वाइब्रेशन है अर्थक्वेक में, ये किसकी वजह से मतलब ये किस वजह से होती है, जब क्या है जो हमारा इनर्शिया फोर्स है वो डेवलप होता है और वो ट्रैवल करता है रूफ लेवल टू अ फाउंडेशन। इस स्क्रीन पे हम ये डायग्राम से इसको समझते हैं। हमारे ग्राउंड में शेकिंग कब होगी,
जब हमारा क्या है इनर्शिया फोर्स डेवलप होगा और वो ट्रेवल करेगा रूफ लेवल टू फाउंडेशन, तो हमारे ग्राउंड में क्या है शेकिंग होगी। आउट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स of a box type construction, that is roof, wall and foundation, the walls are most likely to get damaged because of the horizontal forces. तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल पे, वॉल की कंस्ट्रक्शन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। These wall topple down easily if horizontal forces is applied at the top in a direction perpendicular to the direction of its longitudinal axis, called weak plan, whereas it is very difficult to make the wall topple in the direction of its longitudinal axis, called strong plane. तो जो हमारा टॉपल है ना, वॉल्स जो इजीली हमारी वॉल्स जो है वो क्या है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में टॉपल डाउन हो जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो हमारा है वो बहुत इजीली डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज वीक प्लान। बट जो हमारा स्ट्रॉन्ग प्लान है उसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जब वॉल टॉपल होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग प्लेन कंस्ट्रक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है ब्रिक मेसनरी वॉल्स इफ नॉट टाइड टुगेदर लाइक अ बॉक्स दे टेंड टू टॉपल व्हेन लोडेड इन द डायरेक्शन ऑफ वीक प्लान। तो हमारी जो ब्रिक मेसनरी वॉल्स है अगर इसको क्या है हम अच्छी तरह से एक बॉक्स की फॉर्म में टुगेदर नहीं करते हैं, अच्छी तरह से ये टाइटली टुगेदर नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि ड्यू टू लोडिंग इसमें क्या है वीक प्लान में हमारा क्या है टॉपल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वेल बॉन्ड ब्रिक्स हैविंग compressive strength not less than 35 MPa conforming to IS 1077-1992 must be used, and the strength of the such units depends upon number of the stories and thickness of the wall. तो जो हमारी वेल बर्न्ड ब्रिक्स है, जो अच्छी तरह से जो हमारी बर्न्ड ब्रिक्स है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या है 35 MPa से कम नहीं होनी चाहिए एज पर IS 1077-9992। For achieving full strength in the brick masonry, the type of the bond usually specified for masonry should be followed so that the verticality of the joints can be broken properly from course to course. The two-third brick should be made in both the wall, alternatively in lift of above 450 mm मिलीमीटर। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, अल्टरनिंग टू-थर्ड जॉइंट्स इन वॉल एट कॉर्नर एंड टी जंक्शन एज पर IS 4326। तो हेयर ABC is equal to two-third joint in three walls in A, B and C. All dimensions जो इसमें भी डायग्राम में जितनी भी डायमेंशंस है वो क्या है mm में है। जो हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी वॉल है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, B एंड C, इसमें क्या है जो टू थर्ड्स जॉइंट है उनको क्या है ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारा है मोर्टार्स रिकमेंडेड टू बी यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग आर एज अंडर। जो हमारी बिल्डिंग की कैटेगरी है A, B, C, D और E, तो इसमें क्या है हमारा किस प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट रेशियो सैंड, सीमेंट और सैंड का किस रेशियो में हमें यूज़ करना है, क्या प्रोपोर्शन रखना है वो बताया गया है। जैसे कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्शन A हमें जो सीमेंट सैंड का रेशियो रखना है दैट इज 1:6। वॉल शुड बी चेक्ड अगेंस्ट ओवरटर्निंग अंडर द एक्शन ऑफ द डिजाइन सिस्मिक कोएफिशिएंट अल्फा H allowed for a factor of safety of 1.5। इसमें क्या है हमारा जो डोर्स एंड विंडो की ओपनिंग है, इट विल रिड्यूस देयर लेटरल लोड कैरिंग रेजिस्टेंस एंड हेंस शुड बी स्मॉल एंड मोर सेंट्रली लोकेटेड। ओपनिंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड नियर कॉर्नर्स। तो जो हमारी डोर और विंडोज की ओपनिंग है ये क्या है हमें
सेंटर में प्लेस करनी है, और ये जो सेक्शंस है ये क्या है, हमें स्मॉल रखना है। अगर हम कॉर्नर पे डोर और विंडो की ओपनिंग रखते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, इस वजह से स्ट्रक्चर में फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो हमारी डोर और विंडो की हमें ओपनिंग है वो हमें सेंटर में प्लेस करनी है। Opening in any story should preferably have their top at same level so that a continuous band could be provided over them, including the lintel through the building. Size and position of the opening in the load-bearing wall should be specified as per different categories in building in IS 4326. जो हमारा डिफरेंट साइज है ओपनिंग का वो क्या है, हमें IS कोड 4326 में बताया गया है। Here we have some recommended for arrangements of a masonry building. यहाँ पे हमें जो strengthening arrangement जो recommend किया गया है masonry building के लिए वो बताया गया है। यहाँ पे हमारी जो building category all story A, B, C, D and E. Here number of stories for A category building, number of story 1 to 3. The strengthening to be provided in A. इस डायग्राम में से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो हमारी है ये फॉर ए वॉल, हेयर वी प्रोवाइड द स्ट्रेंथनिंग जॉइंट। स्मॉल ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्ट्रेंथनिंग जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सिस्मिक हॉरिजॉन्टल बैंड्स। तो जो हॉरिजॉन्टल बैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फीचर्स इन मैसनरी बिल्डिंग्स. The bands are provided to hold a masonry building as a single unit by tying all the walls together and are similar to closed belt provided around cardboard boxes. There are 4 types of the band in a typical masonry buildings, namely plinth band, lintel band, roof band and gable band, which are named as per their location in the building. तो सिस्मिक हॉरिजेंटल बैंड जो हमारे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये जो हमें पॉइंट्स शो किए गए हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या है हमारे अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इज़ फॉर लिंटल बैंड, 2 इज़ फॉर रूफ और फ्लोर बैंड, 3 इज़ फॉर वर्टिकल बैंड, 4 इज़ फॉर डोर एंड 5 इज़ फॉर विंडो। अब व्हाट इज प्लिंथ बैंड? दिस इज अ बैंड प्रोवाइडेड एट प्लिंथ लेवल of wall on the top of the foundation. This is to be provided where strip footing of masonry are used and the soil which the foundation rests in either soft or uneven properties like settlement and bearing capacities. तो जो हमारा प्लिंथ बैंड है वो प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी स्ट्रिप्ड फुटिंग है मैसनरी में उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो हमारी फाउंडेशन है वो रेस्ट करती है आइदर ऑन सॉफ्ट और अनइवन प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा है या जो हमारी बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो क्या है, कम है। तो इस केस में हम क्या है प्लिंथ बैंड को प्रोवाइड करते हैं। This band is not required in RCC mat or reinforcement masonry foundations because the reinforcing material embedded in the concrete itself act as a band. The main advantages of such band are, इस तरह के बैंड को प्रोवाइड करने के हमें जो बेसिक एडवांटेजेस हैं वो कौन से एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट वन इज इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ द अनइवन सेटलमेंट, ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल सेटलमेंट। ये सबसे पहले तो किस चीज़ को डिक्रीज करता है? जो हमारे अनइवन सेटलमेंट के चांसेस हैं जिसको हम क्या है डिफरेंशियल सेटलमेंट भी कहते हैं, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट जो हमारा है इट ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्सेज, तो ये जो हमारा डीपीसी है उसके पर्पज को भी सर्व करता है। नेक्स्ट इज लिंटल बैंड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द बैंड्स एंड इट इज रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल
masonry buildings to tie up the walls as per IS 4326-9993. The band shall be made up of concrete grade not linear than M20 or reinforced brick in cement mortar not linear than 1:3. The band should be of full width of the wall with depth not less than 75 mm. The reinforcement detail is as shown below. तो जो हमारा लिंटल बैंड है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हर तरह की बिल्डिंग में रिक्वायर्ड है. तो जो हमारा कंक्रीट ग्रेड है बैंड का दैट शैल नॉट बी लीनियर देन M20. जो इसका ग्रेड है वो क्या है M20 से कम नहीं होना चाहिए. और इन केस ऑफ रीइंफोर्स्ड ब्रिक इन सीमेंट मोर्टार द रेशियो इज नॉट लेस देन 1:3. तो हियर वी हैव reinforcement and banding details of RCC band as per IS 4326-1993. The diagram A shows selection of the band with 2 bars. B shows selection of the band with 4 bars. The diagram C shows structural plan at corner joints and D shows selection plan at T junction of a wall. So during earthquake, the lintel bonds are responsible to hold the wall as a single unit when ground shake. तो जो लिंटल बैंड है उसको प्रोवाइड करने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो कॉज है या कारण है वो ये है कि जब भी ड्यूरिंग अर्थक्वेक में जब भी हमारा ग्राउंड शेक कर रहा है तो जो हमारी वॉल है वो एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करे. जो ये बैंड्स हैं बैंड कैंस बी मेड ऑफ वुड or of reinforcement concrete. When compared, it was found that the RCC lintel band provided to be the best remedy for the masonry structure. Lintel bands, if provided in panel wall, also improve their stability during earthquake. तो जो lintel bands हैं इनको हम अगर partition wall में provide करें तो इससे भी हमारी जो stability है बिल्डिंग की ड्यूरिंग अर्थक्वेक वो भी इम्प्रूव होती है. तो ये जो बैंड है ये किससे बनाए जाते हैं, ये बैम्बो से या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज गैबल बैंड. गैबल बैंड, दिस टाइप ऑफ द बैंड इज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग हैविंग पिच्ड slope roof. Gable band is band provided at the top of the gable masonry below the purlins. The band should not be cast on the wall masonry directly so as to develop full bond with it. तो ये जो हमारी स्क्रीन है इस पे हमें क्या है ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ reinforcing masonry building having pitched roof in which gable band is provided. तो इसमें जो हमारा ओवरऑल अरेंजमेंट है रीइंफोर्सिंग मैसनरी बिल्डिंग का वो शो हो रहा है. तो जो हमारे जो डायग्राम है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है लिंटल बैंड को, पॉइंट 2 रिप्रेजेंट करता है हमारा रूफ बैंड को, पॉइंट 3 गैबल बैंड, 4 डोर ओपनिंग्स, 5 विंडो ओपनिंग, 6 वर्टिकल स्टील बार, 7 राफ्टर, 8 होल्डिंग डाउन बोर्ड, 9 ब्रिक और स्टोन वॉल, 10 डोर और लिंटल इंटीग्रेटेड. तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारा है पर्सपेक्टिव व्यू. सेक्शन बी में क्या है हमारा डिटेल ऑफ ट्रस कनेक्शन विद वॉल. सेक्शन सी क्या रिप्रेजेंट करता है डिटेल्स ऑफ द इंटीग्रेटेड डोर लिंटल विद रूफ बैंड. तो व्हाट नेक्स्ट इज रूफ बैंड. It is a type of the band provided just below the roof or floor. ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, below the roof or floor. Such a band is not required in case of the slab consisting of RCC or RPC resting on the bearing wall because roof itself plays the role of roof band, because in case of roof in which GI sheets or timber is used as a roofing material then it becomes mandatory to provide such bands. तो जो हमारा रूफ बैंड है इन केस ऑफ आरसीसी और आरबीसी के केस में ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट इन केस ऑफ रूफ जहाँ पे हम
जीआई शीट्स यूज़ करते हैं। जीआई शीट्स जहाँ पे हम यूज़ करते हैं या हमारा टिम्बर जहाँ पे यूज़ किया गया है, उस केस में हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम रूफ बैंड को यूज़ करें। नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग वर्टिकल रीइंफोर्समेंट। हॉरिजॉन्टल बैंड्स alone can't work efficiently until unless they are tied together by vertical reinforcement at junction. The vertical reinforcement as per IS code 43261993 clause 8.4.8.1 shall be properly embedded in the plinth masonry of junction and the roof band so as to develop its tensile strength in band. तो जो नेसेसिटी है वर्टिकल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने की, वो हम डिस्कस करते हैं। वर्टिकल रीइंफोर्समेंट एट कॉर्नर शुड स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन इनटू प्लिंथ बैंड, lintel band, gable band and finally pass through the roof band so as to make the structure act like a single unit when earthquake movements are experienced. तो जो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है कॉर्नर पे, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन टू प्लिंथ बैंड, लिंटल बैंड, गैबल बैंड एंड फाइनली ये कहाँ से पास होता है? रूफ बैंड से पास होता है। इस जब वर्टिकल रीइंफोर्समेंट में ये बैंड प्रोवाइड किए जाते हैं तो ये एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करता है ड्यूरिंग अर्थक्वेक रीइंफोर्समेंट। तो ड्यूरिंग अर्थक्वेक द ब्रिक मैसनरी वॉल गेट सेपरेटेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो जो हमारे अर्थक्वेक के अंडर जो हमारी कंडीशन है, ब्रिक मैसनरी वॉल हमारे 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। कौन से 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है? मैसनरी फ्रॉम प्लिंथ बैंड अप टू सिल लेवल, ये आपको स्क्रीन पे ये डायग्राम में भी शो हो रहा है। सिल लेवल टू लिंटल लेवल एंड लिंटल लेवल टू रूफ बैंड। तो इस तरह से ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो हमारा ब्रिक मैसनरी वॉल है 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। It therefore becomes mandatory to tie up the brick masonry at 3 stages in vertical direction. That is why vertical reinforcement is provided at corner, which passes through all bands and finally ends up in a roof slab reinforcement. तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम ब्रिक मैसनरी जो वॉल है वहाँ पे क्या है, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करें। दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। The vertical reinforcement is also necessary at side of the every opening like door and the window. वर्टिकल reinforcement को जो हमारी डोर और विंडो की ओपनिंग है उसकी साइड पे भी प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है। Such type of vertical reinforcement in brick masonry makes the brick masonry elastic during the ground movement experienced in earthquake. These vertical bars are also help the masonry from sliding as well as for collapsing. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू IS 13828-1993। तो ये हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ लो स्ट्रेंथ मैसनरी बिल्डिंग। तो इसकी जो गाइडलाइंस है, दिस स्टैंडर्ड्स कवर्स द स्पेशल फीचर्स ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग ऑफ लो स्ट्रेंथ मैसनरी। दिस गाइडलाइन ऑफ दिस स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल इन सिस्मिक जोन 3rd, 4th and 5th. No special provision are mentioned for masonry building in seismic zone 2nd. तो जो स्टैंडर्ड है वो किस चीज़ को कवर करता है? ये स्पेशल फीचर्स है इसमें डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के जो इम्प्रूव करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इन लो मैसनरी बिल्डिंग। तो जो ये हमारी गाइडलाइंस है ये सिर्फ जोन 3rd, 4th और 5th के लिए ही एप्लीकेबल है। इसमें जोन 2nd के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन मेंशन्ड नहीं है। The masonry referred in this code deal with the buildings constructed with fired brickwork laid in clay or mud mortar and the random rubble, uncourse, undressed or semi-dressed stone masonry in weak mortar such as cement, sand, lime, surkhi. तो ये जो मैसनरी है इस कोड में वो किससे कौन सी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से डील करती है? जहाँ पे हमारा क्या है, हम क्ले, मड या जो हमारा जो रैंडम रबल मैसनरी है, जो हमारे अनड्रेस्ड या सेमी ड्रेस्ड स्टोन जो हमने यूज़ किए हैं, उस तरह की कंस्ट्रक्शन में हम ये जो हमारा प्रोविज़न है वो प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह से हम जो हमारी कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग की उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ड्यूरिंग अर्थक्वेक उसके अगेंस्ट उसमें क्या है, रेजिस्टेंस रहे।
तो यहाँ पे कुछ जो है लो स्ट्रेंथ मैसनरी कंस्ट्रक्शन को जनरल फीचर्स जो दिए गए हैं वो है, सबसे पहले क्या है, ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन यूजिंग वीक मोर्टार्स, रैंडम रबल और सेमी ड्रेस्ड स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन यूजिंग क्ले, मड, लाइम और सैंड एंड सीमेंट सैंड मोर्टार्स। तो उसके इस तरह की जो हमारी लो स्ट्रेंथ मैसनरी है जो ये डिज़ाइन कोड में हमें दी गई है जिससे ये डील करता है, तो उस तरह की कंस्ट्रक्शन में जो जनरल फीचर्स हैं वो कौन से हैं? एज पर द कोड, लो स्ट्रेंथ शैल नॉट बी यूज्ड फॉर द बिल्डिंग कैटेगरी ई having range of alpha h is less than 0.12, alpha h is equal to or less than 0.12. This type of the construction shall not be used for the important structure having important factor I is equal to or less than 1.5. So projections, roof must be projected beyond the exterior wall to protect such construction from the wetness as it can make the plaster to come out the fall. The permissible value of the projection is about 500 mm from the wall. तो जो हमारी प्रोजेक्शन है रूफ की, इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द एक्सटीरियर वॉल। तो जो हमारी प्रोजेक्शन है इसकी जो परमिसिबल वैल्यू है प्रोजेक्शन की, इट इज़ अबाउट 500 mm फ्रॉम द wall. Next is cement plaster. Preferably waterproof material should be used in cement plaster being used for the exterior wall to enhance the life of the building, and this will help to maintain its strength at the time of earthquake also. तो जो waterproof material है उनको यूज़ करना प्रेफर किया जाता है। इससे क्या है कि लाइफ ऑफ बिल्डिंग इम्प्रूव होती है और ये ड्यूरिंग अर्थक्वेक इसमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। Brickwork in weak mortar. To fired brick used in the construction should be of first class, having compressive strength not less than 35 MPa. Total weight to be carried depend upon the strength of the bricks and thickness of the wall. तो जो हमारी फायर्ड ब्रिक्स है जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक, उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 35 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। मोर्टार टू बी यूज्ड शुड हैव गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। तो जो हम मोर्टार यूज़ करते हैं, जो मसाला यूज़ करते हैं, उसकी भी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अच्छी होनी चाहिए। हमें अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है। Whenever a vertical steel is to be provided in masonry, then the surrounding brickwork of 1:1 or 1:1/2 into 1:1/2 brick size depending on the wall thickness should be used in the ratio 1:6 cement sand mortar. तो जो हमारी स्पेसिफिकेशन है सैंड मोर्टार को यूज़ करने की ब्रिक वर्क में, जहाँ पे क्या है हम 1:1 का रेशो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है हमें 1:6 सीमेंट सैंड मोर्टार को यूज़ करना है। Thickness of a wall. Minimum thickness of the wall for single story construction should be 1 brick thick, and for 3-storied building, top story of 1 brick and bottom story of 1:1/2 brick thick wall shall be preferred. For achieving full strength of the masonry, the usual both specified for masonry to be used so that verticality of the joints is broken from the course to course. In brick masonry, after every height of 450 mm, 2/3 joint should be made in the wall joining in a perpendicular direction. तो जो हमारी मिनिमम थिकनेस है वॉल की फॉर सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन वो क्या है, 1 ब्रिक थिक होनी चाहिए। एंड इन 3 स्टोरी बिल्डिंग जो टॉप स्टोरी है वो क्या है, 1 ब्रिक एंड बॉटम स्टोरी क्या है 1.5 ब्रिक थिक प्रेफर की जाती है। हाइट ऑफ बिल्डिंग शैल बी रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया laid down by the IS 13828-1993 for category ABC: 3 stories with flat roof, 3 stories for pitched roof, 3 stories to flat roof. For category for category A, B and C, 3 stories with flat roof, 2 stories for pitched roof, and for category D, 2 stories for a flat roof. Height of each story restricted to 3 meters.
I hope you like the content of this video. For more videos, like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit.